नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2008 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है संविधान संशोधन 90 संविधान संशोधन अधिनियम। दूसरा है 91 संविधान संशोधन अधिनियम। और तीसरा है 92 संविधान संशोधन अधिनियम। और चौथा है 93 संविधान संशोधन अधिनियम। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और 8वीं अनुसूची से जुड़ी सारी खबरें आप लोग उसे अगर चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री वही, सरकार नई। महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने रजक संघ बनाई सरकार। 9वीं बार नीतीश ने ली सीएम पद की शपथ समारोह में शामिल रहे जेपी नड्डा। भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने उप मुख्यमंत्री। अब इन्हें आप क्या ही कहेंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनका एक तरफ से कहा जाए तो पलटू चाचा, कभी इस पार्टी पे तो कभी उस पार्टी पे। मतलब इनका अगर इनका नारा दिया जाए, हम थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये इतनी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं कि मतलब हम लोग को ये भी भूल गया कि इससे पहले मुख्यमंत्री इनसे पहले था कौन। ये आपको बता दें 2000 से अब तक ये मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं और ये 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। और आपको बता दें ये कल यानी 28 जनवरी को इस्तीफा 10 बजे दिया, उसके बाद ही शाम 5 बजे शपथ ले ली और ये 9वीं बार शपथ ली है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और अगर बता दें आपको ये जो मतलब महागठबंधन से अलग होने का कारण क्या था, मतलब क्या हुआ था, मतलब कि गठबंधन ये बना था फिर उसके बाद ये अलग हो गए। आपको बता दें 2022 में आरजेडी मतलब जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद की पार्टी है और जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, इसमें गठबंधन हुआ था जिसे महागठबंधन कहा गया था। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की बात हो रही है, जिसे ज़्यादा मतलब आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव की सीटें थी मतलब पार्टी थी उसे ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन जो जेडीयू जो है जनता दल यूनाइटेड उसे कम सीटें मिली थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने दोनों मिलकर कहा कि आपस में हम लोग मिल जाते हैं और इसे महागठबंधन का नाम दिया। देखिए सीट मिली है लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी है और सीट कम मिली है जेडीयू जो नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं सीएम तो मैं ही बनूंगा। मतलब देख रहे हैं, इसे कहते हैं राजनीति, इससे कहते हैं पॉलिटी। और आप जिससे डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा चलो ठीक है हम बना ही लेते हैं डिप्टी सीएम। तो यही है इसके पूरे का मतलब जो खेल है कि इसमें जो महागठबंधन बना उसके बाद अब गठबंधन टूटा। तो आप देख रहे हैं कि जो आरजेडी और जेडीयू का था महागठबंधन ना उसे ही हटा दिया गया है। और ये महागठबंधन हटा क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले कहा कि इसमें अगर कुछ घपला हो सकता है, इससे पहले ये दोनों महागठबंधन तोड़ देते हैं आरजेडी और जेडीयू। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और लोकसभा का चुनाव की बात करें 543 सीटें हैं। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है मतलब होता है। और अगर आप लोग को इसका सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और आपकी अगर उम्र 18 वर्ष है तो आप लोग वोट दे सकते हैं। जिससे भी आप लोग जरूर याद रखिए जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मालदीव की संसद में सत्तारूढ़ व विपक्षी सांसदों ने की मारपीट के बाद घायल सांसद को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिलने पर मौजूद सरकार को लगा झटका। आपको बता दें ये विशेष सत्र चल रहा था, मालदीव की संसद पे विशेष सत्र चल रहा था जिसमें
पीपीएम और पीएनसी पार्टी के गठबंधन सरकारों के संसद के बीच मतलब विपक्षी दल के बीच जमकर मार पिटाई हुई। और अगर हम बात करें पीपीएम यानी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की बात हो रही है, और पीएनसी पीपल नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। मालदीव की जो दो पार्टियां हैं ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं। राम का शासन संविधान निर्माताओं के लिए भी था प्रेरणा स्रोत। मन की बात में पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ लोगों को एक सूत्र में बांधा। समारोह के समय दिखाई दे रही थी देश की सामूहिक शक्ति। आपको बता दें, ये जो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मन की बात का जो आकाशवाणी प्रसारण है, ये किस प्रधानमंत्री के लिए जाना जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब उनके लिए ये जाना जाता है आकाशवाणी प्रसारण, जो मन की बात है। ये भी आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिए। और अगर बात करें कि मन की बात की शुरुआत कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी, और मतलब पहली बार हुई थी। और 30 अप्रैल 2023 को इनका 100 बार मतलब 100वां संस्करण पूरा हो चुका था, 100वां अध्याय आया था। और इस बार की जो ये मन की बात हुई है, ये आपको बता दें जो 109 बार की ये मन की बात की प्रसारण थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। दिल्ली में मुक्त कराई गई आदिम जनजातियों की 14 लड़कियां घरेलू सहायिका की नौकरी दिलवा नाबालिगों को शोषण करते थे। झारखंड में पहाड़ों पर रहने वाले आदिम समुदाय गरीबी के बुरी तरह से शिकार। आपको बता दें कि झारखंड की कुछ आदिम जनजाति समूह की लड़कियां थी, जिन्हें अच्छी नौकरी और अच्छी वेतन देने का मतलब झांसा देकर दिल्ली में घरेलू हिंसा के लिए बुलाया गया था। उन्हें नौकरी दिलाने की बात की गई थी। इसी नौकरी के चक्कर में उनका यौन शोषण और इस बहुत तरह से उनका मतलब घरेलू और बता दें कि नाबालिग शोषण भी किया जाता था। इसीलिए दिल्ली सरकार इन्हें मुक्त कराई है, उसी की बातें हो रही हैं। गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से झारखंड व दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर राजधानी के विभिन्न थाना क्षेत्र में 14 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है, और जिनकी उम्र थी 12 से 17 साल। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह की मानव तस्करी हो रही है। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को कैद में रखे जाने वाले जेल का खुलेगा ताला। लाल किला में स्थित बवाली को 1946 में जेल में बनाकर रखे गए थे 3 अधिकारी। बवाली का संरक्षण कार्य कराकर इसे पर्यटक के लिए खोला जाएगा, एएसआई सर्वे के द्वारा कहा गया है, पुरातत्व सर्वेक्षण। और आपको बता दें, जो आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख अधीर, ये बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा नए कानून कल से भारत को मजबूत करेंगे, मतलब जो नए कानून आएंगे वो कल के भारत को और मजबूत करेंगे। अदालत के फैसले आसान भाषा में लिखे जाने से आम जन का भी होगा लाभ। आजकल की आर्थिक नीतियाँ कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। और उन्होंने प्राथमिकता गिनाते हुए भारत की प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि इसमें इज ऑफ लिविंग, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, इफ ऑफ ट्रेवल, ऑफ इज कम्युनिकेशन, इज ऑफ जस्टिस भी शामिल है। भारत के नागरिक इज ऑफ जस्टिस के हकदार हैं और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। आपको याद है, ये आपको सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हर संस्था, हर संगठन, चाहे वह कार्यपालिका हो या विधायपालिका हो, विकसित भारत का लक्ष्य को सामने रखने का काम कर रहा है। मतलब जो 2047 का उन्होंने लक्ष्य रखा ना, 2047 में विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए, उसी की बातें चल रही हैं। और कह रहे हैं कि सब लोग इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं कि आज की जो आर्थिक नीति होगी वो कल का उज्जवल भविष्य होगा। दल विरोधी कानून की होगी समीक्षा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने की यह घोषणा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र से पहले संसद परिसर में मजबूत सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के जोड़ने और उनके अधिकारी पारदर्शी की कार्य योजना की चर्चा करेगी। और आपको बता दें, इसके लिए बनी समिति की अध्यक्षता करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नरवेकर। और आपको पता हो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो होंगे ओम बिरला है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। और 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की जो बैठक हुई ना, बैठक होगी, उसी की बातें हो रही हैं। यह आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी।
आप देख रहे हैं ना कि अब वो जो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्हें उन्हीं को लेकर अब राजनीति चलेगी। अब उन्हीं की जो जो उनकी सरकार थी, मतलब जिनके साथ गठबंधन किए थे, उन्होंने कहा कि ये गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। इधर बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और लग रहे हैं आरोप प्रत्यारोप को। तो आप लोग इसे देखते रहिए एक कार्टून की तरह। अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी इधर पलटते हैं, कभी इधर। इन्हें पलटू चाचा के नाम से वैसे भी जाना जा चाहिए। देखिए रहिए कि यह आपका चुनाव है। आप बस चुनाव आयोग के बारे में बस थोड़ी जानकारी रखिए। यह आपका संपादकीय पात्र है। आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिससे भी आप लोग जरूर पढ़िए। इतिहास की भूल सुधारने का समय आ गया है। 10 मंदिरों की अभियुक्ति को तो अब सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन उनके उद्धार किए गए अल्पकृत का संशोधन अवश्य संभव है। अब देख रहे हैं ना जो मंदिर निर्माण है, जैसे कि पहले बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का 500 इस मतलब 5वीं शताब्दी से चला आ रहा है ये जो विवाद था, ये जाके सफल हुआ। उसी तरह मथुरा का है ज्ञानवापी परिसर जो वाराणसी में, उसी का सब चल रहा है। तो देखते रहिए। विदेश नीति को दे सकते हैं नई दिशा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समस्त मानवता के कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक चरित्र है। उनका जीवन श्रेष्ठ त्याग और सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति का सुंदरम उदाहरण है। आज विश्व भर के देश के विदेश नीति निर्माता श्री राम से यह सीख ले सकते हैं कि अधिग्रहणवादी मानसिकता के ऊपर उठकर विधि सम्मत और धर्म सम्मत शासन कैसे किया जा सकता है। प्रजा के हित के लिए सुशासन धर्म भी प्रभु श्री राम से ही सीखा जा सकता है। नौशहरा सुरंग के दोनों भाग मिले जम्मू पुंछ का सफर 44 किलोमीटर में होगा। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अनखोर की रजौरी और पुंछ से जोड़ने वाली 700 मीटर लंबी सुरंग नौशेरा जो सुरंग का दोनों भाग मिल गया है। इससे जम्मू कश्मीर पुंछ तक का सफर 40 किलोमीटर में तय किया जा सकता है। जुलाई से इस सुरंग में वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी और 200 किलोमीटर की यह लंबी अनखोर पुंछ हाईवे रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से काफी अहम भूमिका भी निभाएगी। OMG2 जोरम को सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार। आपको बता दें 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो गुजरात के गांधीनगर में समारोह इसका आयोजित हुआ है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार को अभिनीत फिल्म OMG2 और मनोज वाजपेयी की फिल्म जोरम ने सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार जीता है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ गीत की बात करें तो गीत का जरा हटके जरा बचके गाना के तेरे वास्ते को मिला है और संगीत एल्बम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एनिमल फिल्म को मिला है। और RD बर्मन पुरस्कार श्रेयस पुराड़ी को मिला है उनके गीत सतरंगा जो एनिमल फिल्म का है। इससे आप लोग याद रखिए, आपके ये परीक्षा के पॉइंट से आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ सकता है कि जो अभी हाल ही में 69वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है उसमें सबसे मतलब बेस्ट कहानी को और बेस्ट मूवी और बेस्ट फिल्म किसको कौन सी मतलब का पुरस्कार ये दिया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। अगर हम बात कर ले फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो 1954 में द टाइम्स ग्रुप की फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। हम देख रहे हैं इजराइल और हमास का जो संघर्ष एक साइड चल ही रहा है। चीन ने फ्रांस के साथ संबंध सख्त करने पर दिया जोर। मैक्रो के भारत दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्रांस से की अपील। कहा चीन फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व देता है। अब देख रहे हैं यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। जैनिक सिनर ने पलटीबाजी जीता पहला ग्रैंड स्लैम। आपको बता दें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है मतलब संपन्न हुआ है और इस साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम है। और आपको बता दें इसमें जो विजेता हुए हैं उनके मेल फीमेल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मेल की बात करें जैनिक सिनर है जो इटली के हैं और जिन्होंने जो विनर बने हैं और इन्होंने डेनियल मेडवेदेव को विरुद्ध ये टेस्ट मैच जीता है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। अगर हम फीमेल की बात करें तो आर्यन सबलेंका जो है बेलारूस की हैं, वो इस बार विजेता रही हैं। इससे पहले 2023 की विजेता भी ऑस्ट्रेलिया ओपन की फीमेल विजेता वही रही हैं। और युगल डुबेल जीतने की वाले की बात करें तो रोहन बोपन्ना भारत की हैं और उनकी जोड़ी द्वारा मैथ्यू अब्देन जो थे उन्होंने यह जीता है। मतलब ये डुबेल का जो टेनिस
अवार्ड है उसने मतलब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू ऑब्देन जीता है, तो इसे भी आप लोग याद रखें। और मैथ्यू ऑब्देन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इससे भी आप याद रखिए। और जो रोहन बोपन्ना है सबसे सबसे उम्रदराज रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अभी हाल ही में इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसे भी आप लोग याद रखिए, आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ है अभी हाल ही में, उसमें फीमेल और मेल और जो डुबल टेनिस का हुआ है उसमें कौन जीता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट में से जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। भारत के पहली अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू। भारत में पहले अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में आज एक दिन शुरू हुआ था। साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन जेम्स अगस्टा खिक्की ने जो कोलकाता में शुरू किया था। उन्होंने समाचार पत्र में लेखक, संपादक और प्रकाशक के तौर पर काम किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। ये आपके करंट अफेयर्स है और जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। टाइपिंग के बजाय हाथ से लिखे नोट्स ज़्यादा रहते हैं याद। हस्तलेख के दौरान कहीं अधिक विस्तृत होता है। विन कनेक्टिविटी पैटर्न याद पढ़ने और याद रखने और सीखने के लिहाज से बेहतर है यह विधि। अब आपको अगर पढ़ाई लिखाई में दिनों दिन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता जा रहा है, इंटरनेट तकनीकी का उपयोग होता जा रहा है, जिससे लोग लिखने में कम जोर दे रहे हैं और टाइपिंग में ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे बहुत से खतरा भी हो सकता है और बहुत से अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इसमें बहुत अच्छी भी चीज़ें होती है, लेकिन जो लिखने की प्रैक्टिस होती है उससे ब्रेन कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग भी ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए, ज़्यादा इंटरनेट पे आधार मतलब मत रहिए उसके भरोसे। यहाँ आपको उम्मीद भी से जुड़ी खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट तो पढ़िए ना, तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, उसका विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषाओं में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो आपको बता दें जो ये संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन, इसका सही जवाब होगा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। आपको बता दें हमारी जो 22 भाषा है उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। पहले मूल संविधान में 14 ही भाषा थी, उसके बाद उसमें संशोधन करके कुछ भाषाएं जोड़ी गई जो अब टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली को जोड़ा गया जिससे भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। और 8वीं अनुसूची उन भाषाओं को सूचीबद्ध करती है जिनके विकसित करने की जिम्मेदारी सरकार को है। और वहीं अगर हम बात करें 1992 में अधिनियम 71 में जो संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, भाषाओं को शामिल किया गया था, जो है कोनकड़ी, मैतेई जिसे अब मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो अब संविधान संशोधन के टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं, 8वीं अनुसूची में इन्हें रखा गया है। जिससे भी आप लोग जरूर याद रखिए, ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माफ़ करिएगा, मैंने थोड़ा सा भूल गए थे कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताने के लिए आपको। तो जो दल बदल विरोधी कानून की अगर बात करें, साल 1985 में राजीव गांधी की सरकार में संविधान संशोधन के 52वें संविधान संशोधन यानी 52, 92 नहीं, जो 92 नहीं 52 संविधान संशोधन किया था। इसमें से दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेंस लॉ पारित किया था। इस कानून का मकसद था सियासी फायदे के लिए नेताओं को पार्टी बदलने और हॉर्स ट्रेनिंग रोकना था। इस कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखिए। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।